हेलो दोस्तों। आज आपके 23 जुलाई के करंट अफेयर के प्रोग्राम में मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर एट वन प्लेस, ऐसा प्रोग्राम जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप अपनी सारी चीजों को कवर कर सकते हैं और एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी। और आज आपको मैं कुछ नया चीज में और आपको अनाउंस करूंगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने छात्र हैं जो लास्ट तक बने रह करके मेरे अनाउंसमेंट को सुनते हैं और अपने फायदे के लिए उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि मैं लास्ट में, हो सकता है कि मैं बीच में, कहीं पर भी आपको कर सकता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कैसे करते हैं। बाकी तो देखिए, मैं अपने आपके लिए करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी चीजें जो कई जगह से, मल्टीपल जगह से मैं आप लोगों को कलेक्ट करके देता हूं और एक टू द पॉइंट बने बनाए नोट्स, जिसमें आपको बाहर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा नहीं आपका है, आप इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। E200X भारत का पहला ईबी टोल एयर टैक्सी। ये देख रहे हैं ना, जैसे जैसे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोगों को घंटे 10-20 किलोमीटर जाने के लिए 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा लग जा रहा है। सोचिए, हजारों रुपए का पेट्रोल फूक रहा है। ऐसे में शहरी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, सारी चीजों के लिए एक नया कंसेप्ट आया है एयर टैक्सी का, ईबी टोल के नाम से। चेन्नई की द प्लेन कंपनी, आईआईटी मद्रास की इनक्यूबेटेड ने भारत के फुल स्केल इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ईबीटेल विमान E20X का अनावरण किया। ये रहा, यानी कि ये सीधा सीधा ऊपर उठ जाएगा और नीचे वहीं वहीं खड़ा हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का कंसेप्ट है। वहीं से सीधे ऊपर उठना है और वहीं से सीधे नीचे बैठना है, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग से ही सीधे जा सकते हो, आ सकते हो। ये किस कंपनी ने किया है? द ई प्लेन कंपनी। ध्यान रखना, नाम क्या है? ईबीटोल E200X। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में डीजीसीए के डिजाइन संगठन अनुमोदन प्राप्त करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी है, जिसे डीजीसीए ने पूरी तरह रेटिफाई कर दिया है। यह, इसे विशेष रनवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अस्पताल की छतों और हेलीपैड से कहीं से भी उड़ सकता है। इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा क्रूज स्पीड, और चार्ज पर 110 किलोमीटर की रेंज पर आगे किलोमीटर 10 तक चल सकती है, यानी कि चार्ज होकर के 110 किलोमीटर तक आना जाना किया सकता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग अभी हाल फिलहाल एयर एम्बुलेंस और शहरी यातायात के लिए किया जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस के लिए अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, शहरी ट्रैफिक जो होता है और इस एयर एम्बुलेंस के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में लाने ले जाने के लिए इसको किया जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शहरी वायु गतिशीलता के संदर्भ में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, एक बढ़िया है। ध्यान रखिएगा, जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके कैसा है, ड्रोन की तरह ही है। सीधे उठिए, चले जाइए और वहां लैंड कर जाइए, आपका काम हो गया बहुत जल्दी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखने? ईबी टोल क्या है, डिजिटल ट्विन क्या है, सुरक्षा का कंसेप्ट क्या है, कार्बन फाइबर एयर फ्रेश क्या है, ये कई सारी चीजें आपको इसमें पूछी जा सकती हैं, जो इसके तकनीकी पहलू हैं। ईवीटोल ये एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर की तरह लंबवत उड़ान भरता है और बिना जीवाश्म ईंधन के चार्ज होता है। इसमें फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, एयर टरबाइन फ्यूल वगैरह ऐसा कोई चीज इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिजिटल ट्विन, निर्माण से पहले निविदा तकनीक का उपयोग करके इसका वर्चुअल सिमुलेशन तैयार किया गया है। ये रहा एक वर्चुअल सिमुलेशन। निविदा वही अमेरिकन कंपनी, उसका तकनीक का उपयोग किया गया, उनकी चिप वगैरह और सारी चीजों का। सुरक्षा, यदि एक मोटर फेल हो जाए तो कंप्यूटर थ्रस्ट को अन्य मोटर में बांट देता है, जिससे सिंगल पॉइंट विफलता नहीं होती। अगर बाई चांस मोटर खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इसके कई सारी चीजों पर इसका सिस्टम जो है इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके कई सारे डायमेंशन हैं जिस पर यह थ्रस्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि खतरे की संभावना बहुत कम है। और कार्बन फाइबर यह बहुत हल्का है और इसका फुल वजन 2.2 टन का है, क्योंकि कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो इसमें यही आपकी चीजें पूछी जा सकती हैं, किस टेक्नोलॉजी, किस मटेरियल का उपयोग किया गया है, सुरक्षा के लिए क्या कंसेप्ट है, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट किससे लिया गया है, और इसमें बेसिकली कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है।
हो सकता है कि इन चारों को मिलाकर के ही आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाए कि बताइए इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या आपका राय है, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। अब बताइए, बात क्लियर कि नहीं? अच्छा है ना? कभी देखिए मौका मिलेगा, जल्दी मिलेगा। जिस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरों में यातायात की समस्या खड़ी हो रही है, उस तरीके से बहुत जल्दी इसका उपयोग करना पड़ेगा लोगों को। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे बटुकेश्वर दत्त। हालांकि उनकी जो शहादत दिवस है, सारी चीजें हैं, पुण्यतिथि है, उसको लेकर के थोड़ा सा हम 2-3 दिन डिले हो गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ तो लेते ही हैं। बटुकेश्वर दत्त 20 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रियों ने इनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बलिदान को याद किया। वही बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और याद आ रहा है नहीं, राजगुरु, सुखदेव, ये सब पूरे के पूरे टीम थी। 1910 में पश्चिम बंगाल के ओआरी गांव में इनका जन्म हुआ और युवावस्था कानपुर में बीती। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दोनों और नौजवान भारत सभा जो कि भगत सिंह ने बनाई थी, इसके संगठनकर्ता तो रहे थे चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह भी बाद में जुड़ गए थे, लेकिन नौजवान भारत सभा टिपिकल आपका भगत सिंह का संगठन था, उसके प्रमुख सदस्य थे। यह बम बनाने और रासायनिक निर्माण में एचएसआरए के प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ थे। ये इंपॉर्टेंट है। 1965 में निधन के बाद इनका अंतिम संस्कार हुसैनी वाला पंजाब में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि के पास ही किया गया। यानी कि ये उस समय ना फांसी दी गई ना कुछ, ये आराम से सर्वाइव किए। 65 में इनका निधन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब कब शामिल थे, कौन कौन सी घटनाएं शामिल थी? देखिए, बम कांड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर दो दमनकारी बिलों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में दिल्ली के असेंबली में यही लोग गए थे, जिसमें इनको बम फेंकना था, अंग्रेजी में पेपर पढ़ना था और कहना था कि वधिरों को सुनाना है, यानी कि जो बहरे हैं उनको सुनाना है। ठीक है ना? इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि पर्चे फेंक करके बहरों को सुनाना, टू मेक द डिफ हियर, और इंकलाब जान जिंदाबाद का नारा बुलंद करना था। यह कंसेप्ट था। इन्होंने सेलुलर जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 114 दिन लंबी भूख हड़ताल भी की थी। 114 दिन लंबी भूख हड़ताल। भारत छोड़ो आंदोलन जेल से छूटने के बाद 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया और फिर 4 साल फिर जेल में रहे। तो अच्छा खासा लंबा इनका योगदान रहा है। अब कहोगे सर उनके साथ इनको फांसी नहीं मिली थी? भाई, इन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी। राजगुरु, भगत सिंह और जो आपके सुखदेव थे, उन पर तो सोचिएगा हत्या का चार्ज था, इन पर नहीं था। ये तो केवल बम फेंके थे, जिससे किसी को हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। ये सोचिएगा कितना बड़ा योगदान है इनका। ये रहा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, जो आपके जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स अवार्ड, नेशनल रिकॉग्निशन, उन सब से आपका इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025। तेंजिंग नॉर्गे तो जानते होंगे ना? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। अभी अवार्ड दिया नहीं गया है, ऑनलाइन आमंत्रण मांगे हैं। अब यह खेल किस संदर्भ में दिया जाता है? साहसिक खेलों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, साहसिक खेलों के लिए। इसका वैधानिक दर्जा अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए नगद और तेंजिंग नॉर्गे की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यस, इन पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने संदर्भ में ध्यान से, अच्छे तरीके से बात समझना। अब बात आती है कि पुरस्कारों की श्रेणियां और नियम क्या हैं। देखिए, ये जो खेल हैं, सारी चीजें हैं, इसमें भूमि पर, समुद्र जल में, वायु में और लाइफ टाइम अचीवमेंट, इन सभी क्षेत्रों के संदर्भ में साहसिक खेलों के लिए दिया जाता है। ठीक है? मूल्यांकन अवधि पिछले 3 वर्षों में इनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 2, एक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में दोबारा पुरस्कार नहीं मिल सकता, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। ठीक है ना? नोडल एजेंसी कौन सी है? ये रही वाटर, एसीआई एयर, आईएमएफ और वाटर वगैरह। ये तकनीकी मूल्यांकन यहां पर किया जाता है। ये रहा, इन्हें
इंडियन मिलिट्री वाला, ठीक है ना, नेवी वाला और एयरफोर्स वाला, इस तरीके से। तो जोखिम उठाने, नेतृत्व, प्रकृति अन्वेषण की भावना पर ये दिए जाते हैं कुल मिलाकर के। ओके, क्लियर हो गया? तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब एक है हिस्ट्री एंड कल्चर से जुड़ा हुआ, लेकिन करंट से जुड़ा हुआ, हरिश्चंद्रगढ़ किला भूस्खलन की एक घटना है। अब हरिश्चंद्रगढ़ किला, ये देख रहे हैं, किला इस तरह का है और यहां से ये रास्ता इस तरीके से रास्ता जाता है, बिल्कुल झरने के पीछे से होते हुए इस तरीके से उसके ऊपर आप चढ़ते हैं, किले के जाने का रास्ता है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जिसे अहमदनगर कहते थे, जिले में मानसून के दौरान हरिश्चंद्रगढ़ किले से उतरते समय भारी भूस्खलन में मुंबई के 4 ट्रैकर्स घायल हो गए। भाई यहां से उतर रहे थे, वहां से पत्थर की स्लाइड वगैरह गिर गई, जिससे घायल हो गए, इसलिए चर्चा में आया। अब ये चर्चा में क्यों आया? अब चर्चा में क्यों आया, इससे हमारा एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं है। बात यह है कि हरिश्चंद्रगढ़ किला किससे संबंधित है। यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री में 1422 मीटर की ऊंचाई पर कलसुबाई वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट, कौन से अभयारण्य में? कलसुबाई अभयारण्य में, सेंचुरी में। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी, वो 6वीं शताब्दी में कंचुली राजवंश के द्वारा शुरू किया गया था और बाद में मराठों के नियंत्रण में आ गया, ठीक है ना। कोंकण कड़ा, यह एक विशाल अवतल चट्टान है जिसे कोंकण कड़ा कहते हैं। यह मानसून में दुर्लभ ब्रोकन स्पेक्टर भी देखा जाता है, यानी कि एक तरीके से प्रकाशीय भ्रम, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ और चीजें हो रही हों, एक प्रकाश का एक अलीक जैसा, एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर प्रकाश की वजह से। तो ये आपका एक कंसेप्ट है ब्रोकन स्पेक्टर, इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा। ये कहां की घटना है, ये रही। तो तीनों चारों चीजें प्रॉपर तरीके से यहां पर नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर करते रहिएगा। अब बात आती है कि यहां कला की विशेषता क्या है। हेमाड़पंथी कला है। यहाँ का एक शिव मंदिर है, देखिएगा इस तरीके से चढ़ते हैं ऊपर, स्टेप बाय स्टेप स्लोप है, इस तरीके से घूम घूम करके चला जाता है। हेमाड़पंथी शैली है जिसमें सीमेंट या मोटा नहीं बल्कि आपकी क्या होता है, इंटरलॉकिंग काले बेसाल्ट पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इंटरलॉकिंग, एक यूं इस तरीके से फंसा करके, एक दूसरे में फंसा करके, जिससे कुछ भी ना गिरे। तो यहां पर एक शिव मंदिर है, वो उसी हेमाड़पंथी शैली का है। केदारेश्वर गुफा है, यह प्राकृतिक शिवलिंग 4 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी इसी में मौजूद है। भूआकृति विज्ञान के संदर्भ में पश्चिमी घाट पूरा का पूरा बैसाल्टिक लावा से बने हुए, भारी बारिश और खड़ी चट्टानों के कारण यहां चट्टानें खिसकती रहती हैं, हमेशा डर रहता है। आपदा प्रबंधन, इको टूरिज्म क्षेत्रों में खतरे का नक्शा और पूर्व चेतावनी प्रणाली इसके लिए आवश्यक बन जाती है। तो ये 3 पॉइंट तो अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छे से समझिएगा सारी चीजें। वजह क्या है कि देखिए पश्चिमी घाट की जो परिस्थिति है काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, नाजुक है, और अनियंत्रित पर्यटन का टकराव है कि लोग अब बहुत ज्यादा घूमने फिरने लगे हैं। अननेसेसरी घूमना फिरना जाना, थोड़ा सा पैसा आया निकल गए घूमने ट्रैकिंग करने, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और ये होती भी है। सांस्कृतिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए एनडीएमए के संरचनात्मक समन्वय उपायों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ की सिक्योरिटी और सारी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता, अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो। अब इसी में एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिशन गोल्डन स्पाइस, लाकाडोंग हल्दी। ये रहा। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसकी चर्चा करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और मेघालय के सीएम ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 175 करोड़ रुपए का मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है। यस, मिशन गोल्डन स्पाइस कहां का? मेघालय के सीएम ने। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक लाकाडोंग हल्दी की खेती को 2500 हेक्टेयर से बढ़ा करके 7000 हेक्टेयर करना है और उत्पादन जो है लगभग दोगुना करना है। इससे कच्चे माल की कीमत 30 से 40 रुपए किलो से बढ़ा करके 80 रुपए किलो के लगभग हो जाएगी कच्चे माल की। इससे क्या होगा? सबसे बड़ी चीज है कि महिला भागीदारी समूहों की है, 99% इसमें महिलाएं भागीदार करती हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। और इससे दिसंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ, जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।
ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग है लाकाडोंग हल्दी। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि यह कहां की है। ठीक है, अब लाकाडोंग हल्दी की विशेषता क्या है जो आपको जानना चाहिए। उच्च करक्यूमिन कंटेंट, इसमें करक्यूमिन की मात्रा 7 से 12% होती है, जबकि सामान्य हल्दी में मुश्किल से 2 से 3%। माइक्रो इकोसिस्टम, यह क्षमता केवल जयंतिया हिल्स की अम्लीय मिट्टी और उच्च वर्षा पर निर्भर है। बाहर उगाने पर इसकी गुणवत्ता घट जाती है। यानी कि इसी की किस्म को आप हमारे यहां उगाएंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में उगाएंगे ना, तो उसकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए जयंतिया की पहाड़ियां, उसकी अम्लीय मिट्टी, वहीं पर इसकी क्वालिटी उतनी मेंटेन रह पाती है। यस। दूसरा, अष्टलक्ष्मी यूएसपी रणनीति, सरकार पूर्वोत्तर राज्य के लिए एक विशिष्ट उत्पाद विकसित कर रही है, जिसे अष्टलक्ष्मी कहते हैं, 8 राज्यों की एक लक्ष्मी के तौर पर। सीपीपीपी मॉडल, कम्युनिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आदिवासी किसानों को केवल कच्चा माल के विक्रेता से प्रसंस्करण हब के हिस्सेदार के रूप में बनाने का कंसेप्ट चल रहा है। इसमें फार्मर्स स्वयं सहायता समूह उगाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित किया जाएगा, प्रोसेसिंग फैसिलिटी होगी, उसके बाद ग्लोबल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। यह है इसका कंसेप्ट। ओके, क्लियर है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट योजना और भी है जो आपके जीएस पेपर 1 सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज, आपके जीएस पेपर 2, इन दोनों को मिलाकर के बनता है, स्माइल योजना, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत। यस। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कौन सा, ये रहा, ने बताया कि स्माइल योजना अब भारत के 216 शहरों में लागू है, जिससे 10,200 से अधिक लोगों का पुनर्वास किया गया है। इसके माध्यम से भिखारी जो भिक्षा मांगते हैं उनका पुनर्वास किया गया है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं जहां रहता हूं उसके हर चौराहे पर कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 लोग खड़े रहते हैं, लाओ भैया दे दो। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरीके के, हर चौराहे पर आपको मिलेंगे। और तो और ट्रांसजेंडर भी मिलते हैं, और ये दिल्ली एनसीआर है। हो सकता है 10,000, लेकिन ये लोग दिखाई नहीं देते क्या इन लोगों को? समझ में नहीं आता इनको क्यों नहीं लिखे जाते। खैर, चलिए, स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, यानी कि जो मार्जिनल लोग हैं उनको सपोर्ट करना। 2030-31 तक 295 शहरों में 35,000 व्यक्तियों को पुनर्वास कर भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने का इसका लक्ष्य है। यानी कि 35,000 लोगों को निकालेंगे। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए 2 अलग अलग उपयोजनाएं शामिल हैं, और यह पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये रही, सभी के लिए है। ठीक है। अब कीमत क्या है? दंडात्मक से कल्याणकारी। इसमें योजना भिखारियों को सजा देने के बजाय उनका सर्वेक्षण, उनका बचाव, उनका आश्रय, उनकी नशा मुक्ति और उनका कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें एक योजना आती है पीएम दक्ष योजना, कौशल प्रशिक्षण देकर के उन्हें स्वरोजगार और औपचारिक नौकरी से उनको जोड़ा जाता है। दूसरा है राम लखन बाद, इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है राम लखन केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि गरीबी के कारण भीख मांगना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। समझ लीजिएगा, यह इसका कंसेप्ट था। मजबूरी बनाम शोषण, कानून आर्थिक मजबूरी और मानव तस्करी करने वाले आईपीसी धारा सेक्शन 370 वाले संगठित गिरोहों के बीच अंतर करता है कि मजबूरी वाला है या संगठित गिरोह के माध्यम से ये लोग काम कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि संगठित गिरोह भी इनमें अच्छे खासे शामिल होते हैं। अच्छे खासे। बात क्लियर? अब एक है आंध्र प्रदेश यूएई फूड क्लस्टर। आंध्र प्रदेश का यूएई के साथ मिलकर के फूड क्लस्टर डेवलप करने का प्लान है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में एकीकृत फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए यूएई फूड क्लस्टर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने फूड क्लस्टर डेवलप करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूएई के साथ में। ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश टू यूएई, ये रहा। यह समझौता दावोस में विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन की चर्चाओं का परिणाम है। वहां पर चर्चा हुई तब यह सम्मेलन हुआ।
दुबई की कंपनी फ्लोर मास्टर इंटरनेशनल ने चित्तूर जिले में 100 करोड़ के शुरुआती निवेश की प्रतिबद्धता जताई है कि हम 100 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इसका उद्देश्य है रायलसीमा क्षेत्र को उच्च मूल्य वाले बागवानी निर्यात हब के रूप में बदलना है। बागवानी निर्यात हब के रूप में इससे मध्य पूर्व के बाजारों में सीधे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन और आपके इकोनॉमी दोनों से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। अब इसके खास खास पॉइंट क्या हैं? देखिए, इससे सबसे बड़ी चीज है एक मूल्य श्रृंखला का विकास होगा। ये खेतों से लेकर के बंदरगाहों तक वहां पर छटाई, कोल्ड स्टोर और पैकेजिंग सुविधा सभी चीजों को जोड़ेगा। यानी कि खेतों से लेकर के पूरा का पूरा डेवलपमेंट तक, जब तक कि एक्सपोर्ट नहीं होता तब तक स्टोरेज होगी, इनकी माल की छटाई होगी, स्टोरेज होगा, पैकेजिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर सारी चीजें वहां पर की जाएंगी। भारत कृषि उपज का केवल 10% ही प्रोसेस करता है। इस निवेश से फसल के बाद के नुकसान में भारी कमी आ जाएगी। पोस्ट हार्वेस्टिंग कंसेप्ट, यानी कि फसल कटने के बाद या फसल उगने के बाद में, उग मतलब पूरे पकने के बाद में हमारी बहुत बड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर उसको सही समय पर प्रोसेस कर लिया जाए, उस सभी सही समय पर उसको पैकेजिंग कर दी जाए, स्टोरेज कर दिया जाए, तो बहुत बड़ी मात्रा में उसको बचाया जा सकता है और उससे इन्वेस्ट करके एक तरीके से मान के चलिए इनकम जनरेट की जा सकती है, वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। ध्यान रखना। तो इससे भारी कमी आ जाएगी। यूएई की आवश्यकता क्या है? यूएई अपनी खाद्य जरूरतों का 85% आयात करता है, यह समझ लीजिएगा। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए खाद्य सुरक्षा प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है I2U2। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए इनके बीच में एक कोलैबोरेशन है जहां पर ये एक दूसरे की जरूरतें होती है, पूरी होती है। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश की जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस जो जीडीपी है स्टेट की 30% अकेला ये देश योगदान देता है और इसमें खाड़ी देशों तक बंदरगाहों के माध्यम से सीधी समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल जाएगा इससे। यानी कि 30% जीडीपी में एग्रीकल्चर का इतना बड़ा रोल है। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट यानी कि बटा हुआ। यह तो बात अच्छे तरीके से जानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बुलडोजर न्याय का कंसेप्ट शुरू किया था कि कोई भी अपराधी हो, अपराध बाद में सिद्ध होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले उसके घर पे जा करके, उसकी दुकान पे जा करके क्या कर दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए। अब वो अपराधी था कि नहीं था, और अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसके परिवार के ऊपर भी दंडात्मक एक तरीके से कार्रवाई हो गई। सब खत्म। इसी को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने आरोपी के परिवार की संपत्तियों के तोड़े जाने के मामले में एक विभाजित फैसला सुनाया है। अब ये कौन था? यूपी के हमीरपुर में एक व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट का आरोप था, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों की संपत्तियां सील कर दी गई। पॉक्सो एक्ट यानी कि बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला, बच्चे बच्चियों के साथ में। प्रशासन ने तर्क दिया कि संपत्तियों को इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि वे सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी थी। अब यही पर बात आती है यार कि जब उसने अपराध किया तब पता चलता है, उससे पहले पता नहीं था क्या? आप पहले हर शहर की सारी चीजों का आकलन क्यों नहीं कर लेते हैं? जो है उन सबको तोड़िए। अपराध होने के बाद होता है तो फिर आपके पास ये तर्क आ जाता है, ये फिर अच्छा नहीं बनता। याचिकाकर्ता को तर्क था कि मुख्य आरोपी की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए परिवार को सजा देना असंवैधानिक है। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसका हमारी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उसकी सजा हमको क्यों मिल रही है? ये गलत है। सारी चीजें सरकार कह रही है कि हमने सिंचाई विभाग के तहत जो अवैध रूप से बनी हुई है। मतभेद का कारण अब मामला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। अब वही है जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग अपना विचार बताइएगा। स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है? 2 जजों की बेंच के अलग अलग राय देती है, तो चीफ जस्टिस एक तीसरे जज को नियुक्त करते हैं जिसका फैसला अंतिम होता है। अनुच्छेद 21 कहता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आश्रय और आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। अगर तोड़ दोगे तो वो कहां जाएंगे? अनुच्छेद 21 असंवैधानिक, मूल अधिकारों का वायलेशन है। सामूहिक दंड, अपराध करने वाले व्यक्ति के परिवार को बेघर करना न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है, ये कहता है। प्राकृतिक न्याय, प्रशासन को उचित कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है, क्योंकि आपने पहले ही उसके घरों पर, बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला दिया, तो फिर समझ लीजिएगा कि फिर आपने प्राकृतिक न्याय के खिलाफ काम किया है।
मैं इस चीज के, मैं पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं भी इस चीज के खिलाफ हूं। अगर मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दीजिए, कोर्ट में सुनवाई का मौका दीजिए। अगर मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति है तो उसको, अगर आपको लगता है कि उसको तोड़ने से अपराध कम हो सकता है, उसको तोड़िए, लेकिन उसकी सजा पूरे परिवार को देने का कोई लॉजिक नहीं बनता जो लीगल है। और सजा प्रशासन क्यों देने लगा? सजा कोर्ट देगा, वहां से तय होगा आप कौन होते हैं देने वाले। आपका काम है केवल इंक्वायरी करना, अरेस्ट करना, प्रूफ जुटाना और कोर्ट में सबमिट करना, वो वहां का काम है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से, मूल अधिकारों से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। ये मेरा व्यक्तिगत है। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, एवरीबॉडी क्लियर है? चलिए, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, मध्य प्रदेश की समान नागरिक संहिता विधेयक 2026। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित किया है, जो राज्य भर में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के लिए एक समान कानूनी ढांचा लागू करेगा। गोवा, उत्तराखंड, असम के बाद मध्य प्रदेश ने क्षेत्रीय यूसीसी ढांचा लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इस विधेयक से अनुसूचित जनजातियों को पूरी तरह से छूट दी गई है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विपक्ष ने इसे अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक संस्कृति का संरक्षण का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया है। यह विषय समवर्ती सूची में, इसलिए इसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति जब पारित करेंगे तभी यह लागू होगा। और आप अच्छे जानते हैं जीएस पेपर 2 अनुच्छेद 44 डीएसपी डीपीएसपी, जिसे कहते हैं 44 डीएसपी नहीं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के व्यवहारिक अनुप्रयोग केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर आधारित है। अब इसके खास बात क्या है? इससे के खास बात यह है, इसमें विवाह की आयु सभी समुदायों के लिए, कानूनी आयु महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष तय की गई है। उत्तराधिकार, सभी बच्चे चाहे जैविक हों या दत्तक हों या लिव इन से उत्पन्न हों, सभी को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, लिव इन रिलेशन वाले जोड़ों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है कि हम लिव इन में रहते हैं, और 21 वर्ष से कम उम्र होने पर पुलिस और माता पिता को सूचित किया जाएगा। बहुविवाह पर रोक लगा दी गई है। पॉलीगैमी, निकाह हलाला, मनमाने 3 तलाक जैसे अपराध घोषित किए गए हैं। अब इसी में अनुच्छेद 254(2) आता है, यदि राज्य का कानून समवर्ती सूची किसी केंद्रीय कानून से टकराता है तो उसे लागू होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की अनिवार्यता होती है। यह इसका कंसेप्ट होता ही होता है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा, राज्य स्तरीय यूसीसी सामाजिक अनुच्छेद 244 और धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 29 के बीच नाजुक संवैधानिक संतुलन की मांग करता है कि भाई इसके बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी एक फंडामेंटल राइट के तौर पर शामिल है। और फंडामेंटल राइट को आप कैसे वायलेट करेंगे? तो इसके बीच में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है कुल मिलाकर के। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, इकोलॉजी एनवायरमेंट का। जीएस पेपर 3, व्हाइट वैलिड हेरॉन पर मंडराता हुआ खतरा। ये रहा व्हाइट वैलिड हेरॉन। ये रहा अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी पर प्रस्तावित 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के कारण भारत के सबसे दुर्लभ पक्षी व्हाइट वैलिड हेरॉन के अस्तित्व पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यस, वन सलाहकार समिति, फॉरेस्ट एडवाइजरी काउंसिल कमेटी ने इस डैम के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ठीक है भाई। परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट में अति संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी की उपस्थिति को पूरी तरह से छिपाया गया है। सोचिएगा क्या कंडीशन है, छिपाया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए लोहित बेसिन के 33,000 से अधिक परिपक्व पेड़ों को काटा जाएगा, जो इस पक्षी का एकमात्र आश्रय स्थल है। एकमात्र आश्रय स्थल, उन 33,000 पेड़ों को काटा जाएगा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्या इसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता है? विकास बनाम पर्यावरण, विकास बनाम जैव विविधता संरक्षण। अब आप खुद बताइएगा, क्या इसके लिए इस तरह की चीजें होना जरूरी है? क्या और कोई उपाय नहीं हो सकते? क्या इनका संरक्षण करते हुए कोई और तरीके से हम काम नहीं कर सकते? बताइएगा।
पारिस्थितिकी और ईएए की खामियां, प्रजाति की स्थिति, यह आईयूसीएन लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। भारत में केवल ऐसे 6 से 9 पक्षी बचे हुए हैं। तेज बहने वाली नदियों किनारे रिपेरियन जंगलों में रहते हैं, उन जंगलों में पाए जाते हैं। मुझको 6 से 9 पक्षी हैं, ज्यादा है भी नहीं। अब ईआईए की सीमा, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की सीमाएं क्या है? पर्यावरणविदों का मानना है कि अलग अलग साइट असेसमेंट के बजाय बेसिन वाइड असेसमेंट होना चाहिए। अलग अलग जगह के बजाय पूरा बेसिन के पूरे किनारे किनारे पर आपको यह सर्वे आपका होना चाहिए। कैंपा, अरुणाचल प्रदेश में पेड़ काटकर मध्य प्रदेश के प्रतिपूरक वनीकरण करने से इस पक्षी का सूक्ष्म आवास वापस नहीं आ जाएगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पेड़ काटोगे और मध्य प्रदेश में उन पेड़ों की भरपाई करने के लिए प्लांटेशन करोगे, तो क्या इससे इसका आवास मिल जाएगा? आप अपने आंसर में बताइएगा। क्या सही है? क्या यह जरूरी है? एवरीबॉडी, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है, जो मैं आपको अनाउंस करने वाला था, और मुझे पता है कि वही लोग इसका आंसर दे पाएंगे, कि मैं अब इसमें कल से कुछ नई चीजें और ऐड करना चाहता हूं करंट अफेयर में, जिससे कि आपके स्टेट पीसीएस की चीजों को भी कवर कर सके। यानी कि छोटी 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 इंफॉर्मेट करंट अफेयर्स। कैसा रहेगा? पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो रहेंगी रहेंगी, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पीसीएस के लिए भी चीजें रहेंगी एक्स्ट्रा। 8-10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वन लाइनर चीजें मैं आपको और इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी चीज जो है, मैं आप लोगों के लिए अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, हो सकता है उससे पहले या हो सकता है 1-2 दिन बाद, मैं पूरी कंप्लीट हिस्ट्री इन डेप्थ आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपके यूपीएससी की जरूरत तो पूरी होगी ही होगी, साथ के साथ स्टेट पीसीएस और यूजीसी नेट, इन सब चीजों के लिए पूरा फैक्चुअल और इतने लेवल की चीजें, जैसे यूपीएससी कभी कभी गहराई में जाकर के पूछता है और स्टेट पीसीएस सारी चीजों को कवर कर लेता है, मैं उसी तरीके से पूरा करा दूंगा आपके इसी सेशन में। मतलब इस सेशन में नहीं, करंट अफेयर में नहीं, अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये प्रोग्राम सही रहेगा या नहीं, हिस्ट्री का पूरा। और उसी तरीके से तीसरी चीज और मैं अनाउंस कर रहा हूं, कि मैं संडे टू संडे आपको पीसीएस को टारगेट करते हुए आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बेसिक इकोनॉमी और फैक्चुअल इकोनॉमी का कंसेप्ट में लेकर के चल रहा हूं। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आपका संडे टू संडे आपकी इकोनॉमी के लिए, जिससे कि वो आपका रिवीजन हो सके और आप जो बेसिक इकोनॉमी समझ सकें उसके लिए। 3 चीजें हो गई। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट कैसा है और ये प्रोग्राम कैसा रहेगा, आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।